हेलो साथियों, आप सभी लोगों का टारगेट दोस्तों पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं यूपी एग्जाम सीरीज का सेकंड क्लास, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास से संबंधित 30 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे पहले एक क्लास हो चुका है जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन पर चर्चा किए थे और क्लास काफी अच्छा भी था। यदि आप यूपी पुलिस, यूपीएसआई और होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बेनिफिट होगा। बहुत ही शानदार तरीके से आप इस क्लास को अटेंड कीजिए और लास्ट तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। और आज का जो टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन दिया है कि सोम जो ऋग्वैदिक युग के नर देवता है वह किसके देवता माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है पौधों के देवता, आंधी तूफान के देवता, ज्वालामुखी के देवता या फिर युद्ध के देवता। तो आप जब पढ़ेंगे ऋग्वेद या फिर वैदिक सभ्यता तो उसमें पाएंगे कि जो सोम देवता है, सोम देवता यह पौधों के देवता माने जाते हैं। किसके देवता? पौधों के देवता माने जाते हैं। किसके देवता? पौधों के। ठीक है, आज सोम से संबंधित जितने भी वनस्पति है ना, वनस्पति वह सब किस संबंधित है? सोम देवता से संबंधित है वनस्पति। और वनस्पति देवता को ही पौधों के देवता भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि आंधी तूफान के देवता किसे कहा जाता है, ज्वालामुखी के देवता किसे कहा जाता है और युद्ध के देवता किसे कहा जाता है। तो आइए चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर। ठीक है, देखिए इसको आप नोट करते रहिएगा अपने नोट्स में। पहले क्वेश्चन कहा है कि ऋग्वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उसकी पूजा करते थे। ठीक, प्रारंभ में आर्यों के प्रमुख देवता वरुण थे। कौन थे? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे, तो वह थे अरुण। ठीक है, वरुण नाम था उनका। लेकिन ऋग्वेद के रचना काल तक इंद्र सर्वप्रथम देवता हो गए। और ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं का उल्लेख है। कितने देवताओं का उल्लेख है? तो देखिए 33 देवताओं का उल्लेख है। और इस काल में इंद्र को युद्ध का देवता, इंद्र को किसका देवता? युद्ध का देवता तथा वर्षा का देवता माना जाता था। ठीक, और फिर यही क्वेश्चन पूछा था कि सोम को वनस्पति यानी कि पौधों का देवता माना जाता है। मारुत को आंधी तूफान का देवता, किसका देवता? आंधी तूफान का देवता। पूषा को प्रगति एवं उद्धान का देवता, अश्वनी को विपत्ति हरण का देवता, पूषण को पशुओं का देवता और विष्णु को विश्व के संरक्षण और पालनकर्ता का देवता तथा दौ को आकाश का देवता यानी जो सबसे प्राचीन है वह दौ है। ठीक है, रुद्र को संहारक देवता के रूप में माना जाता था। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं। यदि आप इसको नोट कर लेंगे, एक दो बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। समझ गए? आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अहिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी है? जल्दी बताइए, अहिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी है? ऑप्शन ए राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी मित्राका राजवंश, पाल राजवंश और ऑप्शन डी दिया सोलंकी राजवंश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोलंकी राजवंश। सोलंकी राजवंश की जो राजधानी है वो अहिलवाड़ है। क्या है? अहिलवाड़ है। राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ है? मान्यखेत। कहाँ पर है? मान्यखेत। आइए चलते हैं इसके व्याख्या पर। तो आप देखिए इसमें दिया हुआ है कि अहिलवाड़ जो है, अहिलवाड़ यह सोलंकी राजवंश की राजधानी है। राष्ट्रकूट मान्यखेत की राजधानी है और मित्राका वल्लभी की राजधानी है। और पाल वंश पूछेगा तो पाल वंश किसकी राजधानी बनेगा? मुंगेर का। और सोलंकी अहिलवाड़ को पता ही है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीनतम नाम है या प्राचीन नाम है? कान्यकुब्ज। ऑप्शन दिया है कुंभोज, कन्याकुमारी, कन्नौज और कांचीपुरम। यह भी क्वेश्चन देखिए यूपीएसआई प्लस 17 में पूछा हुआ है। तो कान्यकुब्ज किसे कहा जाता है? कन्नौज को। किसे कहा जाता है? कन्नौज को। और कन्नौज गंगा नदी के तट पर स्थित है। भी क्वेश्चन पूछता है, गंगा नदी के तट पर कन्नौज स्थित है। और कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर दिया भी है कि कान्यकुब्ज गंगा नदी किनारे स्थित कन्नौज का प्राचीन नाम है, और कान्यकुब्ज का प्राचीन नाम पूछेगा अगर तो इसका बनेगा महोदय। ठीक है, यानी कि महोदय से क्या बना, कान्यकुब्ज बना। महोदय के बाद से नाम जब चेंज हुआ, वह चेंज हुआ था कान्यकुब्ज, और कान्यकुब्ज से नाम बदल करके क्या बन गया, कन्नौज बन गया, कन्नौज। ठीक है, और कन्नौज किस नदी के तट पर है, तो कन्नौज गंगा नदी के तट पर स्थित है, और वर्तमान में कन्नौज इत्र, गुलाब जल और सुगंधित वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें कहा है कि निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था। ऑप्शन है उदयन, कालाशोक, शुद्धोधन और महागोविंद। ये भी क्वेश्चन पूछा यूपीएसआई में। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर बनेगा महागोविंद। क्या बनेगा, महागोविंद। महागोविंद ने बिंबिसार के महल को बनाया था। किसने, महागोविंद ने। आइए चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर। इसमें दिया है कि वास्तुकार महागोविंद राजा बिंबिसार के महल को बनाया था, और बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता था, बिंबिसार को। ठीक है, और उन्होंने अपनी जो राजधानी है वह ग्रीवरिज यानी कि राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। कौन, बिंबिसार। अच्छा, इनके बाद से आते हैं अजातशत्रु, जब ये राजधानी चेंज कर देते हैं, उनके बारे में ही पढ़ेंगे हम लोग आगे। ठीक है, फिर देखिए इसमें कहा है कि प्राचीन प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजिरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था। ये भी देखिए यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मुजिरिस के बारे में जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो मुजिरिस कहाँ संबंधित है, केरल से। आप जानते हैं कि प्राचीन समय से ही केरल में मसाले का व्यापार होता था। प्राचीन समय से ही इसका मसाले का व्यापार होता है केरल से। तो मुजिरिस बंदरगाह से ही केरल में मसालों का व्यापार होता था। ठीक है, अभी देखिए आगे दिया है कि मुजरिस केरल राज्य के मालाबार तट पर स्थित मुजरिस केरल राज्य के मालाबार तट पर स्थित एक प्राचीन समुद्री बंदरगाह है, और प्राचीन समय में यह दक्षिण भारत तथा मिस्र, यूनान, रोम के मध्य मसाले के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। इसलिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, और आपको पता ही है कि मसाले के व्यापार से ही पुर्तगालियों ने भारत में एंट्री किया था। ठीक है, पुर्तगाली। और सबसे पहले पुर्तगाली क्या नाम था, वास्को डिगामा। और वास्को डिगामा को ही भारत के समुद्री मार्ग की खोज के रूप में जाना जाता है। यह पहली बार कब आया था, आया था 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में। ठीक है, और जब आया था तो केरल के राजा कौन थे, उनका नाम था जम्बोरिन। क्या नाम था, जम्बोरिन। और जम्बोरिन ने इतना स्वागत कर दिया वास्को डिगामा का, और जाते समय इतने मसाले दिए कि इसका नाव डूबते डूबते बचा। ठीक है, तो ये सब चीजें कहानी के रूप में पढ़ा जाएगा थोड़ा अभी, और जब पढ़ाएंगे हिस्ट्री तब पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर देखिए एक क्वेश्चन पूछा है कि एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़े की बलि दी थी। ऑप्शन दिया भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और देवी काली। ये भी क्वेश्चन है कि यूपीपी में पूछा है कब, 2019 में। तो पहली बात यह है कि दशाश्वमेध घाट है कहाँ पर, तो दशाश्वमेध घाट कहाँ पर है, वाराणसी में है। कहाँ पर है, वाराणसी में। और वाराणसी किस नदी के तट पर है, तो गंगा नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर। और वाराणसी को ही उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का यानी कि भारत का, उत्तर प्रदेश और भारत का सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। ठीक है, सांस्कृतिक राजधानी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का इकोनॉमिक राजधानी किसे कहा जाता है, यानी कि इकोनॉमी कैपिटल ऑफ इंडिया। ये बन जाएगा क्या, मुंबई। क्या बनेगा, मुंबई। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल पूछेगा अगर आपसे तो बन जाए क्या, बेंगलुरु, बेंगलुरु। ठीक है, सब नोट करते रहिएगा, आप लोग पढ़ते रहिएगा। तो पूछा है दशाश्वमेध यज्ञ के बारे में। चलिए इस पे हम लोग एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। और इसमें दिया हुआ है कि दशाश्वमेध घाट
वाराणसी यानी कि काशी पर स्थित है। और पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इस घाट पर दशाश्वमेध यज्ञ किया था, जिसमें 10 घोड़े की बलि दी थी। समझ गए? ठीक, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यह क्वेश्चन दिया है, पूछा है कि मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिया है पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश। ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ यूपी कांस्टेबल में। तो मगध, आप जानते हैं कि मगध 16 महाजनपदों में से 16 में से सबसे जो विकासशील या फिर सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वह था मगध महाजनपद। और ये कहाँ पर है? बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। ठीक है, यह भी प्रश्न पूछता है कि ये जो 16 महाजनपद है इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख देखिए, एक जैन धर्म के साहित्य में मिलता है और बौद्ध धर्म के साहित्य में मिलता है। ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के। तो जैन धर्म का देखेंगे अगर, तो जैन धर्म का आता है भगवती सूत्र। क्या नाम है उसका? भगवती सूत्र। और बौद्ध धर्म का देखेंगे अगर, इसका बनेगा अंगुत्तर निकाय। क्या बनेगा? अंगुत्तर निकाय। इन दोनों में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, इसको भी आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें कहा है कि मौर्य वंश की जो स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है, और इसकी जो स्थापना है वह चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मौर्य वंश की स्थापना किए थे तो किसके सहयोग से किए थे? चाणक्य के। ठीक है, तो सब चीजें आपसे अभी आगे मिलेंगी। ठीक है, फिर देखिए कहा है कि हिंदू हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो राजधानी थी हस्तिनापुर, कुरु, कलिंग और कौशल। इसका ऑप्शन क्या बनेगा जल्दी बताइए? इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कौशल की राजधानी थी अयोध्या। ठीक है, चलिए अपने एक्सप्रेशन चलते हैं हम लोग। तो कहा है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम अयोध्या के शासक थे और अयोध्या कौशल महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, फिर कहा है कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए, जिन्होंने 298 से लेकर के 272 बीसी पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया। ऑप्शन दिया है हर्षवर्धन, अनिरुद्ध, बिंदुसार और वासुदेव। तो जल्दी बताइए कौन? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए। तो देखिए, चंद्रगुप्त के पुत्र के नाम बनेगा, उनका नाम है बिंदुसार। ठीक है, क्या नाम है? बिंदुसार। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम है क्या? इसमें से बिंदुसार। सी इज द राइट आंसर, बिंदुसार। ठीक है, फिर देखिए इसका अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन करें तो देखिए इसमें कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र, तो चंद्रगुप्त मौर्य, इनके पुत्र हुए, इनका नाम था बिंदुसार। और बिंदुसार के पुत्र हुए, उनका नाम था अशोक। तो यह भी क्वेश्चन पूछता है, तो आप पढ़ लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र बने थे सम्राट अशोक। बिंदुसार को अमित्र घात भी कहा जाता है, बिंदुसार को। ठीक है, तो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर कहा है कि वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई। देखिए ये भी पूछा है यूपीपी कांस्टेबल में। ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और सरस्वती नदी। तो वैदिक सभ्यता पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्योंकि जो वैदिक सभ्यता है वह सरस्वती नदी के तट पर इसका विकास हुआ था। सरस्वती नदी इस समय लुप्त हो गई है। ठीक है, सरस्वती लुप्त हो गई है इस समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसके एक्सप्रेशन देख लीजिए थोड़ा सा, ताकि याद रहे, दिमाग में बैठ जाए और भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो कहा है कि वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई और वैदिक सभ्यता के दौरान ही वेदों की रचना हुई। भारतीय विद्वान तो इस सभ्यता को अनादि परंपरा द्वारा आया मानते हैं, और अधिकतर विद्वान जो है वो वैदिक सभ्यता का काल 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी के मध्य मानते हैं। और इस काल में हिंदू धर्म की नींव पड़ी थी और वेदांग सूत्रों की रचना, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद,
इन वैदिक ग्रंथों को व्यवस्थित करने का काम इसी काल में हुआ था। अब पूछेगा नदी किस नदी के तट पर इसका विकास हुआ, तो सरस्वती नदी के तट पर विकास हुआ। समय पूछेगा तो 1500 से लेकर के 600 बीसी माना जाता है। और वेद वेदांग ब्राह्मण ग्रंथ आदि की रचना इसी काल में हुआ था, वैदिक सभ्यता में। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें कहा है कि भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है। ऑप्शन है वेद व्यास, तोलकिपियर, कल्कि और वाल्मीकि। तो ऑप्शन नंबर डी वाल्मीकि को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाल्मीकि इज राइट आंसर। और आपको पता ही है कि वाल्मीकि जी बनेंगे। ठीक है, कौन बनेंगे? वाल्मीकि जी। आइए चलते हैं थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन पर। और कहा है व्याख्या में कि महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि माना जाता है। उन्होंने संस्कृत के प्रथम महाकाव्य रामायण की रचना किया था। कौन? वाल्मीकि जी ने। और महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण में कुल कितने कांड हैं? तो 7 कांड का मतलब होता है अध्याय है। ये 7 कांड राम के जीवन की विभिन्न घटनाओं का वर्णन करते हैं। जिसमें देखिए पहला आ जाएगा बाल कांड, जब बचपन में थे। फिर अयोध्या कांड, आरण्यक कांड, किसकिदा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड। युद्ध कांड को ही लंका कांड और बाद में आ जाता है उत्तर कांड। ठीक है, और यह महाकाव्य 24,000 से अधिक दोहे या श्लोकों में विभाजित है। और रामायण के 7 कांड इस प्रकार हैं। ठीक है, 7 कांड। और इसमें हम देखेंगे, पहले देखिए दिया है बाल कांड। ये भी क्वेश्चन पूछता है बाल कांड। तो बाल कांड देखेंगे अगर, तो बाल कांड में राम का जन्म और उनका शिक्षा दीक्षा के बारे में बताया गया है। सेकेंड में बताता है अयोध्या कांड, और अयोध्या कांड में राम के राज्याभिषेक की तैयारी और वनवास के बारे में दिखाया गया है। आरण्य कांड देखेंगे अगर, तो वन में जीवन और सीता हरण के बारे में चित्रित किया गया है। किसकिधा कांड में देखेंगे तो हनुमान और सुग्रीव से भेंट हुई, उसको बताया गया है। और सुंदर कांड देखेंगे तो हनुमान का लंका जाना। युद्ध कांड या लंका कांड देखेंगे तो राम रावण युद्ध और विजय। और उत्तर कांड देखेंगे तो राम का राज्याभिषेक और अन्य घटनाओं का संबंधित है। क्वेश्चन पूछता है कि इनमें बाल कांड सबसे बड़ा है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि 7 कांड में से बाल कांड सबसे बड़ा है। और किसकिधा कांड जो है यह सबसे छोटा माना जाता है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग ये सब नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें कहा है कि गच्छा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन दिया है हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म। ये भी क्वेश्चन पूछा है यूपीएसआई में। इसका आंसर बनेगा बी इज राइट आंसर, जैन धर्म। किसको माना जाता है? जैन धर्म को। ठीक है, फिर दिया है क्वेश्चन कि तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप देखिए कि जो पहला बौद्ध संगीति था, फिर दूसरा बौद्ध संगीति हुआ, फिर तीसरा बौद्ध संगीति हुआ, और फिर चौथा बौद्ध संगीति हुआ। पहला जो बौद्ध संगीति कहाँ पर किया गया था? तो यह किया गया था राजगृह में। कहाँ पर? राजगृह में। ठीक है, उसके बाद सेकंड कहां पर किया गया था? वैशाली में। ठीक, कहां पर किया गया था? वैशाली में। और थर्ड कहां पर किया गया था? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में। ठीक है, और चौथे में पूछेगा ऐसे, तो ये कराया गया था कुंडल वन। कुंडल वन मतलब जम्मू कश्मीर में। कभी कभी शासक के बारे में पूछ लेता है, तो शासक पूछे अगर, तो पहले में कौन थे? तो पहले में थे अजात शत्रु। अजात शत्रु। ठीक, और अजात शत्रु के बाद से कौन आए थे? उनका नाम था कालाशोक। और कालाशोक के बाद से कौन आए? उनका नाम था अशोक। और अशोक के बाद से कौन आए? उनका नाम था कनिष्क। क्या नाम था उनका? कनिष्क। ठीक है, जो पहला बौद्ध संगीति हुआ था इसमें विनय पिटक, और सुत्त पिटक की रचना किया गया था। सुत्त पिटक की रचना की गई थी। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा पाटलिपुत्र।
ठीक है, पाटली, बी इज राइट आंसर। तो आप थोड़ा इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें कहा है कि मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। तो मौर्य राजवंश के अंतिम शासक ऑप्शन दिया अशोक, बिंदुसार, बृहद्र और पुष्यमित्र शुंग। तो आप जानते हैं कि ये भी जान लीजिए, अगर नहीं जानते होंगे तो मौर्य वंश का जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, और जो अंतिम शासक था उसका नाम था बृहद्रथ। और बृहद्रथ के जो सेनापति थे, सेनापति उनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके और एक नए वंश से यानी कि शुंग वंश की स्थापना करता है, शुंग वंश की स्थापना। ठीक है, ये सब भी नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है। ऑप्शन लखनऊ, गाजीपुर, वाराणसी, सीतापुर। इसका ऑप्शन कौन सही होगा बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कि जो जमदग्नि ऋषि का जो आश्रम है वह गाजीपुर में स्थित है। इससे संबंधित और भी जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्राचीन भारत के प्रमुख ऋषि और उनके आश्रम या स्थान। तो पहले पर आते हैं ऋषि वशिष्ठ। और ऋषि वशिष्ठ जो है ये राजा दशरथ के कुलगुरु थे, राजा दशरथ के कुलगुरु थे। और इनका जो आश्रम मुख्य रूप से अयोध्या में है। कहाँ पर? अयोध्या मतलब उत्तर प्रदेश में है, जहां उन्होंने राम को दीक्षा दिया था। और ऋषि अत्रि के बारे में पूछेगा अगर, तो ऋषि अत्रि इनकी पत्नी अनसुईया के साथ, इनका प्रसिद्ध आश्रम चित्रकूट में है। चित्रकूट में, कहाँ पर है? चित्रकूट में। और ऋषि कण्व पूछेगा अगर, तो इनका आश्रम कण्वाश्रम है, और यह वर्तमान समय कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और किस नदी के तट पर है? तो मालिनी नदी के तट पर। किस नदी तट पर? मालिनी नदी के तट पर कोटेदार के पास स्थित है। वही कोटेदार जहाँ के मोहम्मद दीपक नाम से एक व्यक्ति बहुत फेमस है, जो एक मुस्लिम बुजुर्ग को बचाते हुए ट्रोल में आए हुए थे, ठीक है, कोटेदार में। और कोटेदार, ठीक है, याद करिएगा ये भी। और देखिए, और क्वेश्चन दिया है कि ऋषि गौतम इनका आश्रम नासिक, नासिक कहाँ पर है? गोदावरी नदी के तट पर के पास, और बिहार में अहल्या स्थान यानी कि भागलपुर के पास स्थित है ऋषि गौतम का, ठीक। ऋषि जमदग्नि के बारे में अभी हम लोग पढ़े हैं, इसका क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कहाँ पर है? गाजीपुर में। और गाजीपुर के जिले जो जगह है वह है जमानिया, जमानिया उत्तर प्रदेश में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछता है कि ऋषि दधीची इनका आश्रम कहाँ पर है? तो इनका आश्रम है नैमिषारण्य में। और नैमिषारण्य किसका प्राचीन नाम है? तो सीतापुर का प्राचीन नाम है, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन पूछा है कि पाल राजवंश के पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? ऑप्शन दिया है गोपाल, नंदलाल, धर्मपाल और देवपाल। तो इसका आंसर क्या बनेगा ये बताइए। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा है यूपीपी में। तो इसका आंसर बनेगा गोपाल। जो पाल वंश के संस्थापक थे वह थे गोपाल। और क्वेश्चन पूछा अगर आपसे कि पाल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे, तो वो बन जाएंगे आपके धर्मपाल, ठीक है। आइए चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी नोट कर लीजिएगा कि पाल वंश की जो स्थापना किए थे वह थे गोपाल। इनकी राजधानी कहाँ पर है? मुंगेर में भी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। और इस वंश का जो सबसे महान शासक था वह था धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने? धर्मपाल ने, ठीक है। फिर आई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया है किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र हस्तांतरित किया था। तो देखिए, अभी आप लोग पढ़े थे कि बिंबिसार जो था, बिंबिसार, इसने राजधानी कहाँ बनाया था? राजगृह में, ठीक, कहाँ बनाया था? राजगृह में। और राजगृह के बाद से आता है कौन? राज अजात शत्रु।
और अजातशत्रु अपनी राजधानी चेंज करके कहाँ कर लेता है? पाटलिपुत्र में। कहाँ कर लेता है? पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस पर आप देखेंगे अगर तो दिया है कि अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटलिग्राम, जिसे पाटलिपुत्र के रणनीतिक महत्व के कारण उसकी किलेबंदी की और कालांतर में उसके पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया था। ठीक है, मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया था। तो थोड़ी गलती हो गया हमसे, मिस्टेक हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कहा है कि किसने किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र हस्तांतरित किया था? किसने? तो देखिए इसका सही तो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें कहा है कि किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र हस्तांतरित किया था? ऑप्शन है बिंबिसार, अशोक, चाणक्य और अजातशत्रु। तो आप पढ़े होंगे कि जो राजगृह में जो राजधानी बनाया था वह था बिंबिसार। बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? राजगृह, बिंबिसार। और बिंबिसार के बाद से अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी हस्तांतरित किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यानी कि राजगृह से अब कैपिटल कहाँ बन गया? वो बन गया पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र एक ऐसा जगह है जो गंगा और सोन नदी के तट पर है। गंगा और सोन नदी के तट पर स्थित है। चलिए इसके एक्सप्रेशन में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग कि अजातशत्रु ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र की राजधानी बनाया था। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन दिया है कि वह इतावली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है। ऑप्शन दिया है मार्को पोलो, निकोलो क्वांटी, बारबोसा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर बनेगा। ठीक है, निकोलो क्वांटी जो है उसने विजयनगर साम्राज्य की अत्यंत वर्णन किया है, विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो दो भाई थे, एक नाम था हरिहर और बुक्का ने किया था। हरिहर और बुक्का ने किया था। ठीक है, चलिए इसके थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। फिर क्वेश्चन कहा है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन नालंदा, प्रयाग, कन्नौज और थानेश्वर। तो हर्षवर्धन कहाँ थी? कन्नौज। पहले थानेश्वर था, बाद में हर्षवर्धन ने चेंज कर कैपिटल अपना कहाँ कर लिया? कन्नौज में। ठीक है, कहाँ कर लिया? कन्नौज में। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग हर्षवर्धन काल के बारे में। तो देखिए वर्धन वंश की स्थापना कौन किए थे? ठीक है, पुष्यभूति वंश किए थे। ठीक है, देखिए ध्यान समझिएगा कि हर्षवर्धन जो इनका जो कार्यकाल है 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक है। अब पुष्यभूति वंश का प्रतापी शासक था और हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज हस्तांतरित की थी। हर्ष ने उत्तरी भारत में पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उड़ीसा और मिथिला यानी बिहार को जीत लिया और पश्चिमी भारत में वल्लभी शासक ध्रुवसेन को पराजित कर उससे अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। और हर्ष के काल में चीनी यात्री वेनसांग जो 629 से 642 ईस्वी तक भारत में थे, भारत आया था। और हर्षचरित का लेखक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर्षचरित का जो लेखक थे बाणभट्ट, हर्ष का दरबारी कवि थे। और हर्ष ने स्वयं नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हर्षचरित की रचना कौन किए थे? तो हर्षचरित की रचना किए हैं, उनका नाम है बाणभट्ट। क्या नाम है उनका? बाणभट्ट। बाकी नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका पूछेगा तो हर्षवर्धन ने खुद ही उसका रचना किया था। ठीक है, फिर क्वेश्चन दिया है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
और इसी को बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा है, इसमें देखिए और भी दिया है कि बोध गया में क्या हुआ था। तो बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान प्राप्ति। लुम्बनी में क्या हुआ था, गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। और कुशीनगर में क्या हुआ, गौतम बुद्ध जी का मृत्यु हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध जी का मृत्यु हुआ था। अच्छा, जो इनकी जो मृत्यु हुई उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण बोला जाता है। ठीक है, ये सब आप नोट करते रहिएगा, इनको थोड़ा सा डाउट ना लगे। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर कहा है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उन्होंने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। यह घटना बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और 35 वर्ष की आयु में उरुवेला में वट पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध कहलाए। और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी कि ऋषिपट्टनम में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। और इन्होंने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली भाषा में दिए थे। इससे क्वेश्चन पूछता है, आप लोग इसको थोड़ा नोट करते रहिएगा ताकि अगर क्वेश्चन बने तो गलत ना हो। तो क्वेश्चन पूछा है कि मगध साम्राज्य का जो अंतिम शासक कौन था। क्वेश्चन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, कालाशोक। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा उदयन। कौन होगा, उदयन। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, उदयन। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर कहा है कि मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था और आधुनिक इसे पटना कहा जाता है तथा गया जिला इसमें शामिल थे। इसकी राजधानी गिरिब्रिज वर्तमान में कहाँ पर, राजगीर, बाद में पाटलिपुत्र थी। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। और अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को कीकट कहा गया। क्या कहा गया, कीकट कहा गया। और गौतम बुद्ध के पूर्व बृहद्र वंश के बृहद्र तथा जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। वर्तमान में मगध नाम से बिहार में एक प्रमंडल मगध मंडल भी है। ठीक है, मगध मंडल है। और यह है कि मगध की जो सीमा है, मगध की सीमा उत्तर में गंगा से, दक्षिण में विंध्य पर्वत और पूरब में चंपा से और पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। यह दक्षिणी बिहार में स्थित था, जो कालांतर में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। मगध की जो प्राचीन राजधानी है वह राजगृह थी। यहाँ 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। और कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। मगध राज्य में तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल वत्स अवंती को अपने साम्राज्य में मिला लिया और इस प्रकार मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हुआ। इसलिए 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध को माना जाता है। फिर कहा है कि मगध प्राचीन से ही राजनीतिक उत्थान पतन, सामाजिक धार्मिक जागृति का केंद्र बिंदु रहा। मगध बुद्ध के समकालीन एक शक्तिशाली व संगठित राजतंत्र था। कालांतर में मध्य का उत्तरोत्तर विकास किया गया और मगध का इतिहास भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास के प्रमुख स्तंभ के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष का इतिहास बन गया। समझ गए, चलिए। और यही अपना लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको ये क्लास पसंद आता हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी यूपी पुलिस, यूपीएसआई, होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।